गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, जनसत्ता के मुख्य पृष्ठ का जो भाग होता है जिसे हम संपादकीय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो आज का जो दोस्तों कंटेंट है, जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो है बहुत सारे से नेतागण मिलेंगे, तमाम तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं और तमाम तरह के आश्वासन और कह सकते हैं आर्थिक जो प्रलोभन के आधार पर वोट बैंक की राजनीतिक नीति करते हैं। उसके बाद फिर वही 5 साल जब पंचवर्षीय योजना उनकी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर वही प्रक्रम स्टार्ट करते हैं। उसी के आधार पे बिना किसी बदलाव किए हुए अपने मैनिफेस्टो में उसी मैनिफेस्टो को दोबारा दोहराते हैं कि भैया इस बार हम करा देंगे, ये करा देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहिए। जो 5 साल में काम नहीं करा सकता, आजीवन कोई नहीं करा सकता है। सोचिए, जो समस्याएं पिछले 70 साल से इसी प्रकार के नेतागण एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के कंधे पे टालते चले आ रहे हैं, और आज भी ये समस्या गंभीर और ख़तरनाक बनी बैठी हुई है। लाखों लोगों को विस्थापन होना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। कई लोगों को तमाम तरह के मानवीय संकटों का सामना करना पड़ता है। कहीं कोई किसी का रिलेटिव बिछड़ गया, तो कभी कभार क्या होता है कि तमाम तरह के जो मवेशी हैं पानी में बह गए, फसलें बह गई हैं। इस चीज़ की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा मित्रों, दोस्तों। इसलिए यदि देखिए, थोड़ा सा मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि बिहार का चुनाव होने जा रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो बहुत पहले यदि हम देखा जाए तो बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, बहुत ही निर्धन राज्यों की श्रेणी में आता था। और वहाँ पे मैं मानता हूँ कि पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है माइग्रेंट वर्कर के यदि हिसाब से देखा जाए। ज़्यादातर जो लगभग मैं बता दूं 75% के ऊपर की जो आबादी है बिहार के लोग अन्य राज्यों में, अन्य देशों में जाके भरण पोषण करते हैं। तो इनकी जो जनसंख्या अन्य माइग्रेंट वर्कर से ज़्यादा है। तो इस बार आप प्राथमिकता दीजिएगा रोज़गार को, दीजिएगा प्राथमिकता दीजिएगा। जो आपके विधानसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं पिछले कई सालों से आश्वासन देते आ रहे हैं नेतागण, अभी तक वो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। उन बातों का आप ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और ज़रूर आप लोग बताइएगा यदि आप लोग बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, बिहार में जिस तरह से जनादेश नीतीश की तरफ या फिर तेजस्वी यादव के संपर्क में चल रहा है, उसके बारे में आप बताइएगा एक बार आकलन करके कि भविष्य में किसके पास ज़्यादा मतदान हो सकता है, किसकी सीटें स्पष्ट रूप से क्लियर हो सकती हैं। क्योंकि आप लोग वहाँ के निवासी हैं, तो आप हमसे बेहतर जानते होंगे। और आपकी क्या राय है, जब आप बिहार राज्य से ही जुड़े हैं, तो आप कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं नीतीश को, या फिर कितना समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं आप तेजस्वी यादव को। सदियों पहले नदियों के साथ बहकर आई मिट्टी से निर्मित असम राज्य अब इन्हीं व्यापक जल श्रृंखलाओं के जाल में फंसकर बाढ़ और भूमि कटाव झेलने की को अभिशप्त है। तो दोस्त मैं बता दूं, अभी रिसेंटली 1.5-2 महीने पहले जिस तरह से तकरीबन 8 से 9 राज्य पूरी तरह से बाढ़ से पीड़ित थे, और केंद्र सरकार से वो गुहार लगा रहे थे समवन हेल्प, पर कुछ मतलब नहीं है। उनका यही था कि भैया डूब के मर जाओ या फिर कहीं वहाँ से भाग जाओ। हमारे पास संसाधन नहीं, हमारे पास जो बच्चे कुछ संसाधन है हमने कोरोना में लगा दिया, कोरोना के बेड के लिए लगा दिया, वेंटिलेटर के लगा दिया, दवाओं के प्रयोग परीक्षण के लगा दिया। हमारे पास सब कुछ बचा नहीं है। यदि आपके पास कुछ है वो भी हम GST फलाना ढिकाना के माध्यम से पूरा जेब आपकी खाली करा लेंगे। दोस्तों देखिए, आप स्वतंत्र हो जाइए, आप किसी पार्टी, किसी संगठन से ताल्लुकात रखिए, पर स्वतंत्र रहिए। कल को यदि उसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं तो आप स्वतंत्रता अपनी दिखाएं, आप खुलकर उसका विरोध कर सकें, उसका समर्थन कर सकें। ये आप में कुव्वत होनी चाहिए। ये नहीं गलत हो रहा फिर भी हमारा फंड चल रहा है, पैसा मिल रहा है। याद रखिएगा, जो देश को डुबो सकता है, जो देश के संसाधनों को बेच सकता है, वो आपको भी बेच देगा। इसलिए इस तरह के संगठन, पार्टियां जो हैं, उनसे आप दूर रहें। और कभी भी कोई भी कमी देखें, तुरंत आप खुलकर उसका विरोध करें और लोगों को इसके बारे में जन जागरूकता फैलाएं। ब्रह्मपुत्र, बराक और इनकी कोई 50 सहायक नदियों का तेज बहाव अपने किनारों की बस्तियों, खेतों को जिस तरह उजाड़ रहा है, उससे राज्य में कई तरह के सामाजिक व्यस्तगत और आर्थिक संकट पैदा हो रहे हैं। असम में बाढ़ और कटाव आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों, असम मात्र एक ऐसा राज्य नहीं जो पूरी तरह से बाढ़ से करा रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पर ये आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दे रही है। असम में कुछ नेतागत तथाकथित लोग बैठे हुए हैं जिनको ये आवाज़ तक नहीं आ रही है कि नहीं, हमें जाके उनका सहयोग करना चाहिए,
उस समस्या का निदान करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। बस वो इस कुछ विपक्षी पार्टियां वो तो ये बस क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो फलाना नहीं कर पाए, अब हमको आप जिताइए, हम करेंगे। तो दोस्तों ये समस्याएं तब तक बनी रहेंगी जब तक आप अपने मत का मूल्य नहीं समझेंगे। आप वो चीज़ हैं जो किसी को कुर्सी दे सकते हैं, किसी से कुर्सी छीन सकते हैं, पर आपका जब तक व्यक्तिगत वहाँ पे लालच ना हो, व्यक्तिगत लोभ ना हो, आपका उद्देश्य हमेशा सार्वजनिक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके आपको वो चीज़ मिलेगी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के आंकड़ों के मुताबिक असम राज्य के कुल क्षेत्रफल 78.523 लाख हेक्टेयर में से 31.05 लाख हेक्टेयर यानी कोई 39.58% हर साल नदियों के जल प्लावन में अपना सब कुछ लुटा देता है। इसकी तुलना में अगर पूरे देश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का आंकड़ा देखें तो यह महज 9.40% है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि भारत जैसे देश में यदि कोई एक ऐसा राज्य जो पूरी तरह से सबसे ज़्यादा अगर विनाश होता है, सबसे ज़्यादा संकट का सामना झेलना पड़ता है उस राज्य के नागरिकों को, वो है दोस्तों असम अग्रणी राज्य जाता है। और ये समस्या किसी 5 साल 10 साल से नहीं है, ये समस्या तकरीबन 50 60 70 साल से लगी हुई है। और तमाम तरह के जो नेतागण हैं, वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी, मंत्री हैं, नेता हैं, वो यही चटुकारिता करते आए, यही आश्वासन देते रहे वहाँ के लोगों को, भैया इस बार आपकी समस्या दूर हो जाएगी। मैं आपको बता दूँ, हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ, सब लोगों ने ये आश्वासन, ये प्रलोभन दे बैठा, पर आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आखिर कब तक ये स्थितियाँ बरकरार रहेंगी? और आप देश को विकास और विकसित करने की बात करते हैं, सोचिए इससे बढ़िया तो हमारा 3000 साल पहले वाला ही था, जब मोहनजोदाड़ो तमाम तरह के सिविलाइजेशन थे, इनसे बढ़िया व्यवस्था उनके पास था बाढ़ से बचने के लिए। पर आज जब हमारे पास सारी संसाधन, सारी टेक्निक, हर एक चीज़ में जब हम आ गए हैं, तो हमारे पास ऐसी कोई प्लान नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम असम जैसे इतने बड़े बृहद राज्य के नागरिकों को सुविधाएं दे सकें, उनकी समस्याओं को हमेशा के लिए निजात दिला सकें। ये चल रहा है हमारे प्रदेश में। असम में हर साल बाढ़ का दायरा बढ़ रहा है। इससे सबसे खतरनाक नदियों का अपने ही तटों को खो जाना। पिछले 6 दशक में राज्य की 4.27 लाख हेक्टेयर ज़मीन कटकर पानी में बह चुकी है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.40% है। हर साल औसतन 8000 हेक्टेयर ज़मीन नदियों के तेज़ बहाव में कट रही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो प्रकृति है, जो नेचर, वो अपने आप को हमेशा बैलेंस करती हैं। यदि आपने नेचर के विरुद्ध कोई भी काम किया, प्राकृतिक किया है, तो वो उस इम्बैलेंस को, वो असंतुलन को बैलेंस करने के लिए वो अपना बेस्ट काम करेगी। और कभी कभार आप उसमें गिन सकते हैं कोरोना को। मैं मानता हूँ कोरोना जैसी महामारी मानव जाति के लिए पूरी तरह से बहुत ही ख़तरनाक एक डिजीज़ है। पर दोस्तों, डिजीज़ न करके आप कह सकते हैं महामारी है, पैंडेमिक है। बीमारी अलग होती, महामारी अलग होती है, क्योंकि व्यापक स्तर पर है, कंटेजियस है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लाखों अरबों करोड़ों रुपये नमामि गंगे परियोजना के लिए खर्च कर दिए गए थे कि नहीं, हम गंगा को पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल कर देंगे। पर उसका लाभ 6-7 साल, क्या उससे पहले से ये तमाम तरह की योजनाएं कांग्रेस के द्वारा भी चलाई गई, पर स्वच्छता नहीं आया। और दोस्तों, जैसे ही कोरोना की वजह से पूरे संपूर्ण भारत को लॉकडाउन के तहत बंद किया जाता, उसके बाद आपने परिणाम देखे होंगे, कितना बेहतर परिणाम था। तो नेचर ने अपने आप को कैसे बैलेंस किया। और 30 साल 40 साल पहले जो स्वच्छता, जो जल की सफाई, शुद्धि हुआ करती थी, वो इस समय थी। तो सोचिए। पर दोस्तों, फिर से जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है, उसके बाद तमाम तरह की गंदगियाँ, अशुद्धियाँ, जो भी हम जानते ही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हम लोग संचालित कर रहे हैं, पर उसके बग के लिए, उसकी अशुद्धि के लिए हमारे पास कोई निवारण नहीं है कि हम कहाँ रखेंगे, किस जगह पे उसके ड्रेन को बहाएंगे। अब ये समस्याएं प्रबल है। जो 25-40 करोड़ का जो कंपनी खड़ा कर रहा है, उसकी ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसका जो सीवेज है, जो उसकी गंदगियाँ, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, उसको अलग और सही जगह पे रखा जाए। 1912-28 के दौरान किए गए ब्रह्मपुत्र नदी के अध्ययन के अनुसार यह कोई 3870 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से गुजरती थी। पर सन 2006 में किए गए अध्ययन के अनुसार नदी का भूमि छूने का क्षेत्र 57% बढ़कर 6080 वर्ग किलोमीटर हो गया। वैसे तो नदी की औसत चौड़ाई 5.46 किलोमीटर है, लेकिन कटाव के चलते कई जगह ब्रह्मपुत्र का पाट 15 किलोमीटर तक चौड़ा हो गया। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि जिस तरह से असमानता वृद्धि हो रही है ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव में, वहाँ की मिट्टियों में, ये
भविष्य में इससे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस बात को, इस प्रश्न को गंभीरता से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पदाधिकारी, शासनाध्यक्ष जब तक कंप्लीटली जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये समस्याएं निरंतर और भयानक होती जाएंगी। सन 2004 में यह आंकड़ा 20,724 हेक्टेयर ज़मीन, 1,245 गांव और 62,258 लोगों के विस्थापन पर पहुंच गया। 2010 से 2015 के बीच नदी के बहाव में 880 गांव पूरी तरह बह गए, जबकि 67 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यदि आप कोई समस्या आए, उसका निवारण किए बिना ही यदि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर वहाँ के स्थानीय शासन के द्वारा यह कह दिया जाए कि आप विस्थापित हो जाइए, अपनी जगह ज़मीनें छोड़ के कहीं और चले जाइए, तो आपको कैसा लगेगा? तो सोचिए आप कहाँ जाएंगे। अब मैं पूरी बता रहा हूँ, पृथ्वी पे कहीं ज़मीनें बची हुई जहाँ पे इंसानों का आवागमन ना हो, जहाँ पे इंसान जो है कि अपनी अपनी ज़मीन अपने अपने दायरे में न कर लिए हों। तो ये समस्याएं आप देख सकते हैं कि बनी हुई हैं। अब इंसान जो है कि चंद्रमा पे जाके और मंगल की योजना बना रहा है ज़मीनों के बारे में, तो सोच सकते हैं ज़मीनें कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी आवश्यकता है उन सब चीज़ों के बारे में। इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे गांव का भविष्य अधिकतम 10 साल का आंका गया है। वैसे असम की लगभग 25 लाख आबादी ऐसे गाँव में रहती है जहाँ हर साल नदी उनके घर के करीब आ रही है। ऐसे इलाकों को यहाँ चार कहते हैं। इनमें से कई नदियों के बीच के द्वीप भी हैं। हर बार चार के संकट, ज़मीन का कटाव रुकना, मुआवजा, पुनर्वास चुनावी मुद्दा भी होते हैं। लेकिन यहाँ बसने वाले किस कदर उपेक्षित हैं, इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ की 67% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर विचार विमर्श करना है। पर ये विचार विमर्श हमारे देश के शासनाध्यक्ष तभी करेंगे जब आप उनसे सवाल जवाब करेंगे, जब आप जागरूक होंगे, जब आप सही चीज़ों को बताएंगे कि नहीं, इस पर आवश्यकता है हमें बोलने की, हमें चाहिए, ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। यदि हम आपको वहाँ पे भेज सकते हैं तो इसीलिए हमने भेजा है कि आप हमारी जो समस्याएं हैं उसका निवारण करें। हम बहुमत से इसीलिए आपको वहाँ पे बैठाए हैं। पर आप अपने में ही कि फलाने ने हमें ये व्यक्तिगत आरोप लगाया तो ढिकाने ने हमको ये व्यक्तिगत आरोप लगाया, इससे क्या समस्याएं आप अपने ऊपर व्यक्तिगत ले रहे हैं और जो मूल समस्या है, जो समस्या जुड़ी हुई है, उनसे आप कहीं न कहीं भटक चुके हैं। तिनसुकिया से धुबरी तक नदी के किनारे ज़मीन कटाव, घर खेत की बर्बादी, विस्थापन, गरीबी और अनिश्चितता की बेहद दयनीय तस्वीर है। कहीं लोगों के पास ज़मीन के कागजात है तो ज़मीन नहीं है। कहीं बाढ़ कटाव में उनके दस्तावेज बह गए, वो नागरिकता रजिस्ट्रार में डी श्रेणी में आ गए। इसके चलते आपसी विवाद, सामाजिक टकराव भी गहरे तक दर्द दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोस्तों, समस्याएं दिन प्रतिदिन बेहद खतरनाक होती जा रही हैं। और ऐसे जानते हैं, इन समस्याओं से ज़्यादा लोग पीड़ित, प्रभावित कौन है? जो गरीब है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो जनजाति है, जिसके पास थोड़ी मोड़ी ज़मीनें बची हुई हैं, उस पर अपना जीवन निर्वाह चला रहा है। उसके बाद जब नदियों का बहाव तेज़ होता है बारिश के मौसम में, उसके बाद उस स्थान से दूसरे जगह पे उसे भटकना पड़ता है अपने बीवी बच्चों को लेकर। और ये आप कभी महसूस करिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, सहानुभूति आप कभी मत करिएगा। सहानुभूति एक क्षणिक वियोग होता है, एक प्रार्थना होता है। पर जिस दिन आप समानुभूति करेंगे कि जो पीड़ित व्यक्ति जो महसूस कर रहा है, वो जब तक आप महसूस करने लगेंगे तो सही मायने में आपका प्रेयर होगा, सही मायने में आपके द्वारा जो भी आपने सोचा है उसके साथ होगा। सन 1988 से 2015 तक कटाव की सीमा का आकलन करने के लिए 2016 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा सैटेलाइट इमेजरी से नदी के किनारों का अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन से पता चला कि पानी के साथ बहकर आई मिट्टी केवल 208 वर्ग किलोमीटर थी, जबकि इसकी धार से 798 वर्ग किलोमीटर का क्षरण हुआ। इस तरह एकत्र मिट्टी का कोई तात्कालिक इस्तेमाल भी नहीं होता, न इस पर बस्ती बना सकते हैं, न ही खेती कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत दलदली होती है। सन 1950 के सर्वाधिक विध्वंसक भूकंप के बाद ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बहाव में अंतर आया और इतना भयानक कटा हुआ था कि तिनसुकिया जिले का ऐतिहासिक सदिया सर की पूरी तरह समाप्त हो गया। ढोला सदिया के बारे में आपको पता होगा कि 2014 या 15 में, एग्जैक्ट मुझे जानकारी याद नहीं आ रही है, इनॉग्रेशन किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी पे एक पुल बनाया गया था ढोला सदिया के नाम से, ढोला और सदिया को जो जोड़ता है। तो दोस्तों, यदि कोई आपसे पूछे कि जो असम की स्थिति बद से बदतर चली जा रही है बाढ़ के कारण, तो उस किस नदी की वजह से, तो आप सीधे निसंकोच आप जवाब दीजिएगा, वो ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से है। 1954 में डिब्रूगढ़ और
पलासबाड़ी कस्बों का एक बड़ा हिस्सा ब्रह्मपुत्र द्वारा नष्ट कर दिया गया था सन 2010 के बाद। तो डिब्रूगढ़ के कई गांव पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का अस्तित्व ब्रह्मपुत्र। अब सोचिए एक चीज़, आप ध्यान से सोचिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का अस्तित्व ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के कटाव के चलते खतरे में है। सोचिए हमारे लिए गौरव का विषय है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली पे है। पर दोस्तों आज ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से कटाव तेज हो रहा है। आज वो भी अपने अस्तित्व के लिए संकट में है और इस संकट की निजात के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है तब वो जाके बचेंगी, अन्यथा इसी तरह खिलवाड़ इसी तरह मिटा दिया जाएगा। माजुली का क्षेत्रफल पिछले 5 दशक में 1250 वर्ग किलोमीटर से सिमट कर 800 वर्ग किलोमीटर आ गया। इसमें कोई शक नहीं कि असम की भौगोलिक स्थिति जटिल है। इसके पड़ोसी राज्य पहाड़ों पर हैं, सोचिए, और वहाँ से नदियाँ तेज़ बहाव के साथ नीचे की तरफ आती हैं। असम के ऊपरी अफवाह में कई बाधा बनाए गए हैं। चीन ने ब्रह्मपुत्र पर कई विशाल बांध बनाए हैं। इन बांधों में जब कभी जल का भराव अधिक हो जाता है तो पानी को अनियंत्रित तरीके से छोड़ दिया जाता है। इस तरह इसकी गति बहुत तेज़ हो जाती है और इससे ज़मीन का कटाव होता है। भारत सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि असम में नदी के बहाव कटाव को रोकने के लिए बनाए गए अधिकांश तटबंध जर्जर हैं और कई जगह पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। भूमि कटाव का बड़ा कारण राज्य के जंगलों और आर्द्र भूमि पर हुए अतिक्रमण भी हैं। सभी जानते हैं कि पेड़ मिट्टी का क्षरण रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है, आपने बचपन में शायद पढ़ा भी हो, जहाँ पे भूस्खलन होता है, भूस्खलन जैसी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए आपको तमाम तरह के पेड़ लगाने पड़ेंगे। पेड़ लगाने से क्या होता है, जो उसकी जड़ें हैं वो मिट्टी को पूरी तरह से बांध देती हैं, जिस वजह से भूस्खलन, लैंडस्लाइड नहीं होता है और भूमि क्षरण रुक जाता है एक हद तक। कि पेड़ मिट्टी का क्षरण रोकते हैं और बरसात को भी सीधे धरती पर गिरने से बचाते हैं। आर्द्र भूमि बड़े स्तर पर नदी के जल विस्तार को सोखती थी। राज्य के हजारों पुखरी धुबरी से नदी से छल के जल को साल भर सहेजते थे। दुर्भाग्य की ऐसे स्थानों पर अतिक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ी है, इसलिए नदी को अपने ही किनारे काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। नगांव जिले के कालियाबार ब्लॉक के हाथीमुरा, सिलबुडूबी, कुकुरकोटा आदि इलाकों में ज़मीन कटाव की गति लगभग 2 किलोमीटर प्रतिदिन है। अगर कटाव इसी रफ्तार से जारी रहा तो ब्रह्मपुत्र का पानी जल्दी ही सिलबुडी में प्रवेश कर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो नगांव जिले को बाढ़ से बचाने वाले हाथीमुरा बांध का टूटना तय है। यही नहीं, कलंग नदी की जलधाराएं भी नगांव के लिए खतरा भी बनी हुई है। भूवैज्ञानिक माणिक करके अनुसार 1997 में वर्ग दुर्गा पूजा के समय कलंग नदी में अचानक बाढ़ आने की घटना भूस्खलन का ही परिणाम थी, लेकिन उस समय किसी ने इससे गंभीरता से नहीं लिया था। क्योंकि जल के निचले हिस्से में हर रोज़ 5-6 भूकंप के झटके आ रहे हैं, इसलिए कटाव की समस्या और गंभीर हो रही है। अब साताल माटी, भोज खोबा, चापरी आदि में भी नए कटाव देखे जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में तट कटाव और बाढ़ प्रबंधन की उपयोगी योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए दिसंबर 1981 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई थी। बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक की सहायक नदियों से संबंधित योजना कई साल पहले तैयार भी कर ली थी। केंद्र सरकार के अधीन एक बाढ़ नियंत्रण महकमा कई सालों से काम कर रहा है और उसके रिकॉर्ड में ब्रह्मपुत्र घाटी देश के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में से। इन महकमों ने इस दिशा में अभी तक क्या कुछ किया, वह असम के आम लोगों तक बहुत अब तक पहुंचा नहीं। अरे दोस्तों, मैं बता दें, ऐसी तमाम तरह की समस्याएं असम में, इसीलिए बता दें, अरुणाचल प्रदेश के तो सदियों तक यही सोचते थे कि हम भी भारत के राज्य हैं या नहीं, हम भारतीय सीमाओं में आते हैं कि नहीं। बहुत पहले मैं गया था, आज से 8-9 साल पहले, तो वहाँ के जो विकास देखा ना, मतलब डर गया मैं। एक एक घर जो कि 5-5, 6-6 किलोमीटर की दूर पे होता था, ना वहाँ पे लाइट, ना बिजली, ना रोड, कुछ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे ज़्यादा वोट मिलेगा, जहाँ से ज़्यादा MP MLA चुन के आएंगे, उस जगहों का विकास होगा, अन्यथा उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। असम को सालाना बाढ़ के प्रकोप और भूमि क्षरण से बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की गाद सफाई, पुराने बांध और तटबंधों की सफाई तथा नए बांधों का निर्माण जरूरी है। मगर सियासती खींचातान के चलते ब्रह्मपुत्र की लहरों का घर जैसे वहाँ की नियति बन चुका है। आज ज़रूरत है कि असम की नदियों में ड्रेजिंग के जरिए गहराई को बढ़ाया जाए, इसके किनारे से रेत खनन पर रोक लगे, सघन वन भी कटाव रुकाने में मदद होंगे। तो दोस्तों, आप लोग जागरूक बनिए, सचेत बनिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।